बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, भारत में जेन ज़ी जीत गए और नरेंद्र मोदी और उसका निज़ाम हार गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने ये कहा था, बल्कि बीजेपी बार बार कह रही थी कि हमारी सरकार में वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं दिया करते और हम दबाव में नहीं आते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, जो नरेंद्र मोदी का कैबिनेट मेंबर है और वज़ीर तालीम है भारत का, उसको जेनज़ीज़ के एहतजाज के नतीजे में इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये ना पूरे दुनिया के अंदर डिस्कस हो रहा है। ये जेनज़ी क्या है, ये एक्चुअली एहतजाज हुआ क्यों, इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी, ये काकरोच जनता पार्टी क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। ये वो हकायक हैं जिन्हें आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं जनाब ये सब कुछ ऐसे हुआ। पहले आप अपने जहन में ये रखें कि ये इस खित्ते में होने वाला पहला ऐसा एहतजाज नहीं है। माजी में हमने देखा अरब स्प्रिंग आई और वहाँ पे नौजवान निकले और उन्होंने अपने अपने मुल्कों में तख्ते उलटना शुरू कर दिए, और उसके बाद फौरी तौर पे जो अरब ममालिक हैं उन्हें मुसीबत पड़ गई और उन्होंने ख़जानों के मुंह अपनी आवाम के लिए खोल दिए और अपनी पॉलिसीज़ के अंदर काफ़ी नरमी और बेहतरी लेकर आए, तो वो बच गए नौजवानों के अजाब से। ये मामला चला जाता है श्रीलंका में, और श्रीलंका में जेन-ज़ी निकलते हैं और हर चीज़ को तहबाला कर देते हैं। पाक से ख़ानदान जो बड़े लंबे अरसे से वहाँ पे इक़्तिदार में था, उसके इक़्तिदार का सूरज गरूब हो जाता है। फिर ये चले जाते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हसीना वाजिद 15 साल से इक़्तिदार, बहुत ताकत थी उसके पास। जेन-ज़ी उसके गले की हड्डी बन गए और इन्होंने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया, उसको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, वो चली गई वहाँ से। फिर ये खड़े हो जाते हैं नेपाल में जाकर। ये अलग अलग अपने अपने देशों के अलग अलग जेन-ज़ी हैं, ऐसा नहीं है कोई एक आदमी ने कंट्रोल कर रहा है। ये नौजवानों में उठने वाली एक तहरीक है। ये चले जाते हैं नेपाल में, वहाँ पे जाके जो उनका शाही खानदान है, क्योंकि जो निपो किड्स हैं वो अय्याशी कर रहे थे। नेपाल के जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे वीडियोस लगाते थे, रील्स बना बना कर लगाते थे, जिसमें वो दिखाते थे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़े बड़े महल, बहुत बड़ी बड़ी अय्याशी, बहुत इंजॉय कर रहे थे वो। तो उनके जो आम आदमी का बच्चा है वो इफेक्ट हो गया, वो गुस्से में आ गया और उन्होंने वहां पे भी तहवाला कर दिया। अब इंडिया में ये मामला कैसे आया? जेन-ज़ी तो वहीं पे मौजूद थे। ये एक्चुअली 1998 के बाद से पैदा होने वाले बच्चे हैं जो 2010-2012 तक पैदा होते रहे। उसके बाद वाले जो हैं वो अल्फा है। तो जेन-ज़ी की जो उम्र है वो लगभग 15 साल से, आप समझ लें 15 साल से लेकर कोई ये 25-27 साल तक के जो बच्चे हैं, 27-28 साल तक के, ये जेन-ज़ी है। ये जनरेशन जो है ये जेन-ज़ी की है। इन्होंने एक सदी तब्दील होती हुई देखी है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचक उतनी ज़्यादा नहीं है। ये डट जाते हैं अपने मामले के ऊपर, अपनी बात के ऊपर, और इन्होंने दुनिया को बहुत तेज़ी से तब्दील होते हुए देखा है। ये वो पहली नस्ल थी जो कंप्यूटर के साथ पैदा हुई थी। यानी जब कंप्यूटर आया, सोशल मीडिया का इनकलाब आया, तो ये बच्चे बड़े हो रहे थे और इन्होंने इसको अपना हथियार बनाया। तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि दुनिया में सबसे इफेक्टिव नेशन कौन सी है या सबसे इफेक्टिव एज ग्रुप के लोग कौन से हैं, तो वो जेन-ज़ी है। पाकिस्तान में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 60% तो पाकिस्तान की आबादी नौजवानों पे है। भारत में भी बहुत बड़ी तादाद में है ये। अब भारत में शुरू कैसे हुआ इस पे हम बात करते हैं, लेकिन भारतीय वुज़रा ये कहा करते थे और उनकी सरकार ये कहती थी कि हमारे यहाँ वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं दिया करते, हम दबाव में नहीं आया करते। लेकिन जेन-ज़ी ने साबित किया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो उन्होंने झुकाया, पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटनों के ऊपर लाकर उन्होंने झुकाया और बिलाखिर उन्होंने उस वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा लिया जो बहुत ताकतवर आदमी है। धर्मेंद्र प्रधान इसका नाम है। इसका जो वालिद था वो भी सियासत में था, ख़ानदानी सियासतदान है, बहुत पुराने। ये लोग कई मरतबा वज़ीर रह चुके हैं। वाजपेयी की कैबिनेट में धर्मेंद्र प्रधान का जो वालिद था, दबिंदर प्रधान, वो उस वक्त भी मिनिस्टर था और वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर रहा। अब ये इसका बेटा जो है ये कई मिनिस्ट्रीज़ के बाद अब वज़ीर तालीम बना हुआ है नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। तो ये कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिसको नरेंद्र मोदी उठा के फेंक देता। बहुत मजबूत आदमी था, बड़ा करीबी साथी था, लेकिन इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसका मतलब यह है कि जेन-ज़ी का दबाव बहुत था। मामला शुरू कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि 15 मई 2026 को एक केस लगता है भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक वकील साहब जो हैं वो अपना गुज़ाती केस लेकर आते हैं।
वो केस भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसने नौजवानों को काकरोच कहकर मुखातिब कर दिया। उसने कहा बेरोजगार नौजवान जो है ये काकरोच की तरह, इस तरह मिसाल एक दे दी उसने। अगले ही दिन एक अकाउंट बनता है, और अकाउंट बनने वाला, जो बनाने वाला आदमी, उसका नाम है अभिजीत दीपके। ये भारत से बाहर रहता है, और ये अकाउंट बना देता है काकरोच जनता पार्टी के नाम से। इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। वो एक पार्टी बनाता है काकरोच जनता पार्टी। तंज में इसका ये नाम रखा गया। चीफ जस्टिस ने बाद में सफाई पेश की, जनाब मैंने इसलिए नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उन नौजवानों का या उन पे तनकीद कर रहा था जो जाली डिग्रियां लेकर आते हैं, मैं असली डिग्री वाले नौजवानों की तो बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन चीफ जस्टिस से जो गलती होनी थी वो हो गई, जो बात निकलनी थी। वो कहते हैं ना कि जो बोल जबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। तो जो भारतीय चीफ जस्टिस ने करना था वो कर दिया, नौजवानों ने जो करना था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में उन्होंने बना दी काकरोच जनता पार्टी। दीपिके जो है, अभिजीत दीपिके, वो भारत वापस आ गया। इस वक्त ये तहरीक इतनी बड़ी ऐसे हो गई कि मिलियंस में लोग इसको फॉलो करना शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी के जितने लोग पढ़े लिखे लोग मुखालफत करते थे, वो सारे के सारे अपने आप को काकरोच जनता पार्टी के साथ जोड़ने लगे। मजाक मजाक में ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि दिनों में इसके फॉलोअर्स मिलियंस के अंदर चले गए। बहुत बड़ी और तगड़ी पार्टी बन गई। फिर हुआ ये कि इनको एक मुद्दा मिल गया खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए। भारत में हर साल एक एग्जाम होता है जिसका नाम है नीट यूजी। ये एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है भारत में जो मेडिकल के अंदर तलबा को दाखिले मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में एमडी कैट, पाकिस्तान के अंदर मेडिकल एंड डेंटल जो डॉक्टर बनते हैं, एफएससी पास करते हैं बच्चे प्री मेडिकल में, तो उनका एक टेस्ट होता है एमडी कैट का, कि आप ये पेपर देंगे तो पता चलेगा आपका कौन से वाले मेडिकल कॉलेज में आपको दाखिला मिलना है, आपकी काबिलियत कितनी है। इसी तरह का एक टेस्ट भारत में होता है जिसको कहते हैं नीट यूजी। ये टेस्ट 3 मई 2026 को हुआ था, और इस टेस्ट के जो पेपर है, जो इसके अंदर पेपर आया था, वो लगभग 40 से 45 घंटे पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आ गया था, सोशल मीडिया पे वायरल था। ये पेपर लीक हो गया था पहले से। अब ये पेपर लीक हो जाना, पाकिस्तान में भी होते रहते हैं पेपर लीक, धांधली भी होती रहती है, बेईमानी भी होती रहती है। वहां भारत में एक एग्जाम चोरी हो गया, जिसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर कुछ नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। लगभग 10 से ज्यादा बताए जाते हैं, कुछ 11 कहते हैं, कुछ 15 कहते हैं। भारत में कुछ नौजवानों ने खुदकुशियां भी कर ली और ये रुला पड़ गया पूरे मुल्क में। फिर इसकी इंक्वायरी शुरू की सीबीआई ने, और तहकीकात के बाद उन्होंने कहा कि एक इंतजामी गलती थी, सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए क्या इकदाम करने हैं, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए या उनको पकड़ा जाए। तो इस इंतजामी गलती में और इसके अंदर जिस किस्म की 2 नंबरी हुई, वो लोग पकड़ में आ गए। सीबीआई ने उन लोगों को पकड़ दिया। ये 3 मई 2026 को हुआ था। लेकिन नौजवानों ने काकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से, और दीगर कुछ और नौजवान हैं जिनमें एक बहुत बड़ा नाम सोनम का है, जो इतने लंबे अरसे से वहां पे भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं दिल्ली में, इन्होंने रोला डाल दिया कि नहीं जी, हमें वजीर तालीम का इस्तीफा चाहिए।